क्या छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या अपराधियों को कानून का भय नहीं रहा? क्या शासन और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रहा है? माह दर माह घटित होती आगजनी की घटनाएं तो कुछ ऐसा ही बयान कर रही हैं। पहले बलौदा बाजार जिला जला, फिर कवर्धा का लोहारीडी गांव और अब छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला। अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं नरेंद्र पांडे। अपराधियों पर राजनीतिक संरक्षण की बातें तो अक्सर उठती ही रहती हैं। तभी तो ये अपराधी पुलिस जवान पर भी हमला करने की हिमाकत कर बैठते हैं। सूरजपुर के दोहरे हत्याकांड की घटना ने तो पूरे राज्य को ही झकझोर कर रख दिया है, जिसमें पुलिस के जवान के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है, सरकार के कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कानून से बेखौफ होकर वे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बैज ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार बतलाया और मुख्यमंत्री से गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक आतंक बदमाश कुलदीप साहू ने थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी मेहनाज शेख और उसकी 6 वर्ष की बेटी आलिया शेख की धारदार हथियार से हत्या कर दी। एक अन्य आरक्षक पर खौलता तेल फेंका, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। आरक्षक फिलहाल सरगुजा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूरजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे कहते हैं कि रविवार रात जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए थाने के बल की ड्यूटी लगाई गई थी, तब कुलदीप साहू ने एक आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंक दिया था। जब पुलिस दल को मामले की जांच करने और साहू को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, तब साहू ने प्रधान आरक्षक शेख और पुलिस दल पर 4 पहिया वाहन चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की। बाद में कुलदीप साहू वहां से फरार हो गया। अहिरे ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब शेख अपने घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा टूटा हुआ पाया तथा उनकी पत्नी और बेटी भी घर में मौजूद नहीं थी। घर में भारी मात्रा में खून देखकर शेख को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस दल ने शेख की पत्नी और बेटी की खोजबीन शुरू की। सोमवार सुबह शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव के पास शेख की पत्नी और बेटी का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया। डबल मर्डर के बाद जिला मुख्यालय में जमकर बवाल हुआ। पहले तो आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग कर आरोपी फरार हो गया, फिर वारदात से गुस्साए लोगों ने पूरे शहर को बंद करवा दिया। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने आरोपी के घर और गोदाम के बाहर जमकर आगजनी की। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम भी मुसीबत में फंस गए। दावा किया जा रहा है कि भीड़ ने एसडीएम पर भी हमला बोल दिया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें बचाकर बाहर निकाला। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, स्क्रीन पे आपके सामने है, जिसमें एसडीएम भागते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिले के एक पुलिस कप्तान अहिरे ने आरोपी कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई है। साइबर पुलिस की भी मदद ले रहे हैं। कुलदीप साहू के बारे में जो जानकारी मिली उसमें बताया जाता है कि वह कबाड़ सहित जमीन की खरीदी बिक्री का काम करता है। आदतन अपराधी कुलदीप साहू की गिनती जिले के निगरानी शुदा बदमाश में होती है। उसे विधानसभा चुनाव के पहले 20 अक्टूबर 2023 को जिला बदर किया गया था। लूट, डकैती, मारपीट, चोरी समेत कई मामले उसके खिलाफ दर्ज है। पुलिस उसे कई मामलों में गिरफ्तार कर चुकी है। वह खुद को एनएसयूआई का नेता बतलाता है। हालांकि एनएसयूआई ने इस बात से इनकार किया है। अब इस घटना पर राजनीति भी होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने गुंडा तत्वों के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़कर अराजकता और आतंक का जहर घोरने में लगी है। यह कांग्रेस के आपराधिक चरित्र का शर्मनाक नमूना है। प्रदेश की भाजपा सरकार में ऐसे तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस घटना के अपराधी कुलदीप साहू का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वह कांग्रेस के किसी भी विंग, मोर्चा, प्रकोष्ठ का किसी भी स्तर का पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोक पाने में नाकाम सरकार अपराधों से ध्यान हटाने इस प्रकार का षड्यंत्र करती है। भाजपा राज में अपराधी इतने बेलगाम और अराजक हो चुके हैं कि पुलिस की आरक्षक के घर पे घुसकर उसकी पत्नी की हत्या कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यजनक है कि क्रूर और भयानक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को सबक सिखाने की बजाय सरकार उसमें राजनीतिक पुट खोज रही है। अपराधी का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। उसका न्याय यात्रा का जो पास दिखाया जा रहा है वह पास फर्जी है। सरकार के इशारे पे इसे प्रचारित किया जा रहा है। न्याय यात्रा के पास का फॉर्मेट पूर्व निर्धारित था तथा सूचीबद्ध पदाधिकारियों को ही स्थायी यात्री व्यवस्था संबंधी पास जारी किए गए थे। एक अपराधी जिसके यहाँ पुलिस छापा मारती है, उसके कुछ घंटों के अंदर पुलिस के एक अधिकारी के घर जाता है, कांस्टेबल के घर, उसकी पत्नी और पुत्री की हत्या करके उसकी बॉडी को 5 किलोमीटर दूर फेंक देता है। और सरकार अपने बचाव में बताती है कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। ये पुलिस की लापरवाही है, सरकार की अकर्मण्यता है। जिसे कांग्रेस का पदाधिकारी बताया जा रहा है वह जिला बदर है और कांग्रेस के शासन काल में उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। यह जो कांग्रेस का प्रभावशाली नेता होता तो उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई नहीं होती। अपराधी को अपराधी की वजह से सलूट किया जाना चाहिए। ये स्तरहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था आपसे संभालने के लिए पुलिस के एक कांस्टेबल की पत्नी सुरक्षित नहीं है, उसकी नाबालिग पुत्री सुरक्षित नहीं है और आपकी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप उसकी हत्या होती है। तो बदले में आप क्या करते हैं? बदले में आप बहानेबाजी करते हैं। ये तो बेशर्मी की इंतहा है। न्याय यात्रा में जो कार्ड दिखाया जा रहा है, न्याय यात्रा का कार्ड पूरी तरीके से फर्जी है। न्याय यात्रा के कार्ड का स्वरूप इस प्रकार का था। न्याय यात्रा में बाकायदा हमने जो फाइबर का कार्ड बनवाया हुआ था, हर चिन्हांकित पदाधिकारी के लिए बनाया गया था। जो कार्ड उसमें वायरल किया जा रहा है उस प्रकार का कोई कार्ड न्याय यात्रा में जारी नहीं किया गया था। और हमारे द्वारा जो सूची है वो सार्वजनिक है। किसी भी सूची में पदाधिकारी के रूप में किसी भी विंग में उसका नाम नहीं है। दूसरी बात, यदि 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि वो कांग्रेस का पदाधिकारी था या कार्यकर्ता था, इससे उसका गुनाह कम नहीं होता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करे। अपनी प्रदेश भर में हो रही लॉ एंड ऑर्डर की विफलता को आप इस प्रकार से राजनीतिक रूप देके बच नहीं सकते। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उन पे कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। देखिए, सूरजपुर की जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है, पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की है और अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। और जो समाचार आ रहे हैं वो बताता है कि वह कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो फरार आरोपी है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। अपराधी जो भी है वो छोड़ा नहीं जाएगा और इस प्रकार से कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। मगर जनता तो प्रश्न करेगी, आखिर अपराधी इतने निर्भीक कैसे हैं? उन्हें शासन प्रशासन का डर क्यों नहीं है? आखिर उनको किसका समर्थन मिलता है? प्रश्न तो उठेगा। जब पुलिसकर्मी के परिवार ही खतरे में हो तो राज्य की आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हवाल होगा? राजनेताओं पे कई बार ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये लोग इन्हें चंदा देते हैं। इसी के चलते इन अपराधियों के संबंध प्रशासन के आला अधिकारियों से भी होते हैं। बताते हैं कि कुलदीप के पिता अशोक साहू और चाचा संजय साहू ने वर्षों से कबाड़ के कारोबार में करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों की संपत्ति बनाई। कुलदीप चोरी का पूरा सामान उनके कबाड़ दुकान पे खपाता था और हर माह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर थानेदार तक को लाखों रुपए दिया करता था। ऐसे हर थाने में मिलेंगे। प्रदेश के हर थाने में गुंडे मवालियों का उठना बैठना रहता है और ये बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि ये लोग
पुलिस के साथ में साठगांठ बना के चलते हैं। कबाड़ कारोबार में पुलिस अधिकारियों को पैसे देने और उनके साथ लगातार उठने बैठने से कुलदीप साहू का भी हौसला बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। इसी का परिणाम था कि वह जिला बदर की कार्रवाई के दौरान ही थाने से कुछ दूर स्थित घर में ही रहा करता था, जिले से बाहर नहीं किया गया था। आपको यह भी बता दें कि कुलदीप साहू के ऊपर में जिला बदर केवल सरगुजा जिला ही नहीं बल्कि उसके लिए मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में भी उसका आना जाना प्रतिबंधित था, जिसमें से सिंगरौली भी शामिल है। यहां तक उसकी दबंगई और गुंडागर्दी चलती थी। हालांकि सरगुजा आईजी अंकित गर्ग कहते हैं कि पुलिस लगातार आरोपियों पर कार्रवाई कर रही थी, जिसके कारण कुलदीप जिला बदर हुआ था और पुलिस कर्मियों को अपना दुश्मन मान लिया था। आप सोचिए समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भी योगी मॉडल की आवश्यकता है? आखिर लगातार हो रहे अपराध और समाज में फैलते भय के वातावरण को मुक्त कराने सरकार सुधार की कोई योजना कब लाएगी? इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा। फिर मिलूंगा नए अंक में। नमस्कार।